हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी वगैरह सब कुछ अच्छी चल रही होगी आप सभी की। तो मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु आज के सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूँ। इस सेशन के बारे में आज आपको बता देता हूँ। जो उम्मीद है, देखते हैं पहले। यहाँ पर बेसिकली एक लॉजिक के साथ आपको बताता हूँ, क्योंकि हम सभी को पता है कि 5 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, बस मुश्किल से 5 दिन बचे हुए हैं। तो जो ये एमटीएस का एग्ज़ाम है, यहाँ पर अगर हम देखें कि लास्ट टाइम सीजीएल में हमसे कहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन पूछे गए थे फरवरी, और बहुत क्वेश्चन कम पूछे गए थे जो वो मार्च तक के पूछे गए थे। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मार्च तक के करंट अफेयर पूछे जा चुके हैं या फरवरी तक के। तो सबसे पहला लॉजिक ये बनता है कि अब यहाँ तक के करंट अफेयर अगर नहीं पूछेगा तो कहाँ के पूछेगा? मार्च के बाद के पूछेगा, या मार्च से अभी तक के पूछ सकता है। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर देखा जाए तो एग्जाम आपका पहले उस टाइम पे होना था, तो उस टाइम पे तो हो नहीं पाया था। तो अब आपसे ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी फरवरी मार्च के एक बार फिर से पूछने लगे। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जो मैं आपको करंट अफेयर लगातार रिवाइज करा रहा हूँ, ये सारे रिवीजन जनवरी से लेकर जुलाई के बीच के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो लोग अगस्त के और सितंबर के करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हैं, ध्यान रखिए इसी चैनल पे मैंने मैराथन ली है, 15 तारीख को ली थी। उसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अगस्त और सितंबर दोनों के करा दिए हैं, तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। और वो जो मैराथन है, वो मैराथन आपका क्या बोलते हैं, 17 तारीख को मैंने वरुण अवस्थी करंट अफेयर पर भी अपलोड करी थी। तो एक बार आप दोनों देख लीजिए, ठीक है। और पीडीएफ भी उसी में अपलोडेड है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आंसर की के साथ। तो फिलहाल आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अन अकेडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वरुण 777 डिस्काउंट कोड याद रखिए। इसके साथ आप बेस्ट ऑफर्स प्राप्त कर सकते हो और साथ में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मेरा जो जीएस जीके का फाउंडेशन बैच है, ये भी रनिंग है, और अभी इसमें हिस्ट्री खत्म हो रही है, पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। तो आप देख लीजिए। और हाँ, जो उसमें एंशियंट बाकी है वो 6 तारीख से अलग बैच में स्टार्ट हो रही है। तो आप ये सारी चीजें अवेल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम डिले। पहला क्वेश्चन है आज का, आपसे कह रहा है इस साल जनवरी के महीने में 2021 जनवरी के महीने में भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया गया था। इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम था प्रारंभ। क्या नाम था? प्रारंभ। तो ये जो प्रारंभ था, इसको क्यों लॉन्च किया गया? इसका बेसिक मोटो ये था कि भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने इस साल सभी फॉर्मेट्स को अलविदा बोल दिया? तो ये हैं यूसुफ पठान। यूसुफ पठान ने हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। इनकी अगर बात करें तो 2008 में इन्होंने डेब्यू किया था पाकिस्तान के खिलाफ। और कभी भी आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूसुफ पठान कौन सी डोमेस्टिक टीम से खेलते हैं, तो इनकी डोमेस्टिक टीम है बड़ौदा। ये बड़ौदा डोमेस्टिक टीम से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस बार दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इस बार दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म रही तानाजी। इसमें कास्ट किया गया है अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल को। और अगर आपसे पूछता है कि इस बार दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड किसको दिया, तो आपका आंसर होगा सुशांत सिंह राजपूत। इनको बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, साल 2021 में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की तरफ से एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, और इनका नाम है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। क्या नाम है? लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। यूएन की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अगर मैं आपसे पूछूं यूनाइटेड नेशंस के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर? निकेश छेत्री, श्वेता देवांग, आंसर करिए। जेम्स बॉन्ड भी हैं क्लास में, क्या बात है। जल्दी से आंसर करिए, यूनाइटेड नेशंस के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? बहुत बढ़िया, धीरज का आंसर सबसे पहले और सटीक। ये है एंटोनियो गुतरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसको बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है इस बार प्रधानमंत्री किसान स्कीम को अप्लाई करने के लिए? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जीता है बेस्ट स्टेट अवार्ड 2021 में पीएम किसान स्कीम को अप्लाई करने के लिए। अब समझो प्रधानमंत्री किसान स्कीम है क्या। ये वही स्कीम है जिसके तहत पूरे भारत भर में हर वो किसान जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, उसको साल में 6,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है।
ये जो 6,000 रुपए है ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा इन किसानों को, 2,000 2,000 2,000। ओके। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है ये पूरे भारत में अभी तक की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत किसानों को सीधा सीधा उनके अकाउंट में पैसा इतने बड़े लेवल पर दिया जा रहा है। पूरे भारत में कितने किसान इसके बेनिफिशियरी हैं? तो ध्यान रखिएगा, 12 करोड़ किसान इसके बेनिफिशियरी हैं इस स्कीम के आज की डेट में। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड नेशनल साइंस डे ऑन विच डेट? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है हर साल? यह दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार 2021 की इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। आपको पता है ये दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है सीवी रमन की याद में। और सीवी रमन एक फिजिसिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था 1888 में और इनका देहांत हुआ था 1970 में। इतना ही नहीं, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, भारत का सर्वोच्च सम्मान। इसके अलावा इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स में, इनको फ्रैंकलिन मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है और इन्हीं को लेनिन पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मतलब क्या ही कहें, मतलब इनकी जो तारीफ है ये कुछ शब्दों में पूरी नहीं हो सकती है। तो बाय द वे, ये जो दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। और रमन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि सीवी रमन ने प्रूव किया कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ चेंज होती रहती है, मतलब डायनेमिक होती है, ये स्टैटिक नहीं होती है। इस वजह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जो कि पहला ऐसा राज्य बन गया इस साल जिसने प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके रोडों का निर्माण किया है? तो भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके रोडों का निर्माण किया जा रहा है। आपको पता है प्लास्टिक को डिकम्पोज करने का अकेला ऐसा तरीका है कि आप उसे जमीन के नीचे दबा दीजिए। पहली चीज, इससे हम प्लास्टिक को एनवायरनमेंट से हटा रहे हैं। दूसरी जो इसका फायदा है वो फायदा है कॉस्ट। जो आप नॉर्मल रोड बनाते हो उससे अगर बात करी जाए तो अगर उसमें 100 रुपया लग रहा है तो प्लास्टिक की रोड बनाने में 70 रुपया लगता है, करीब 30 रुपया हमारा बच जाता है उसमें, 30% बजट। तो ये दो फायदे हैं जिसकी वजह से त्रिपुरा के अंदर प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके रोडें बनाई जा रही हैं। बट हाँ, इस रोड का एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि ये थोड़ी सी स्किटी होती है। मतलब कहने का कि यहाँ पर अगर बहुत तेज गति में वाहन है तो फिर ब्रेक लगाने में दिक्कत होगी। तो इस वजह से इन रोडों का निर्माण हाईवेज में नहीं किया जा रहा है, बट शहर में ये सक्सेसफुल है। आप शहर में इतनी स्पीड में होते भी नहीं हो। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब की सरकार है, मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह की सरकार है, पंजाब में अभी हाल ही में चानी साहब की सरकार आ गई है और उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, इस बार दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड फीमेल कैटेगरी में किसको दिया गया है? तो फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर रही दीपिका पादुकोण। कौन सी मूवी के लिए? छपाक मूवी के लिए। किस मूवी के लिए? छपाक। अगर आपसे पूछता है बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है तो आपका आंसर होगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी लक्ष्मी, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। और देखिए ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेस्ट एक्टर अगर आपसे पूछे मेल कैटेगरी में किसको दिया गया है तो आपका आंसर होगा अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और प्रेसिडेंट के रूप में शरद गोखलानी को अपॉइंट किया गया? तो शरद गोखलानी जी नए प्रेसिडेंट और सीटीओ बने हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इस बैंक का नाम क्या है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कई लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा। तो ये जो बैंक है इसकी स्थापना 1996 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर क्या है? जयपुर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है नतालिया मिखाइलोवना वेदेनोवा। क्या नाम है? नतालिया मिखाइलोवा वोदियानोवा। इनको अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड में गुडविल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया। तो नतालिया जो हैं ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? नतालिया रशिया से बिलोंग करती हैं और ये एक सुपर मॉडल है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। अगला क्वेश्चन है, नेशनल प्रोटीन डे हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार 2021 की थीम रही पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। आपको पता है हमारी बॉडी में, एक आपसे साइंस से क्वेश्चन पूछता हूं बायो से, अगर आपसे कभी पूछ देता है डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन कि हमारी बॉडी में
सबसे ज्यादा देर किस चीज को डाइजेस्ट करने में लगती है? तो आपका आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन को हमारी बॉडी सबसे देर में डाइजेस्ट कर पाती है। कई बार एसएससी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि हमारी बॉडी को डेली कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट होता है। आपकी बॉडी का जितने केजी वेट है, तो 1 केजी जैसे वेट है तो 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अगर बॉडी का वेट आपकी 65 किलो है तो मतलब 65 ग्राम प्रोटीन की जरूरत डेली आपको है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा अभी हाल ही में एमेजोनिया 1 नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च करी गई है। तो ये जो एमेजोनिया 1 सैटेलाइट है, ये कौन से देश की सैटेलाइट है जिसको इसरो ने अपने लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया है? एमेजोनिया 1 है ब्राजील की। किसकी? ब्राजील। और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील में इस टाइम पे सरकार किसकी है? ये है जैल बोल्सोनारो की। किसकी? जैल बोल्सोनारो की। कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा ब्राजील मैप में कहाँ है ना? ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? जल्दी से बताइए, ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? आंसर करिए। किसी कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा देश भी है, बताइए ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? आंसर करिए। बिल्कुल सिंपल पूछ रहा हूं क्वेश्चन। ब्राजील साउथ अमेरिका में पड़ता है। इतनी देर से आंसर आ रहा है, इतनी देर करोगे आंसर करने में? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील। हाँ, आधे स्टूडेंट तो सोच रहे होंगे अरे सर ये क्या पूछ दिया, इतना कठिन क्वेश्चन पूछ दिया। अच्छा, ब्राजील तो हमने केवल डीजे में सुना था, ब्राजील ला 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 ला। सुधर जाओ तुम लोग, पेपर सर पे है। एंड बाय द वे इसके बारे में आपको बता देता हूं, इसरो ने इस साल 19 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करी थी। और ये जो 19 सैटेलाइट लॉन्च करी थी, आनंद चौधरी हमारे बीच में बहुत ज्ञानवान है, इनकी बात सब लोग सुन लीजिए। इनका कहना है रिकॉर्डेड वीडियो है, और ये मेरा भूत पढ़ रहा है इनके कमेंट को। हद हो गई। पढ़ाई पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं है। रिकॉर्डेड है कि कैसा है कि ऐसा है तो वैसा है, पता नहीं। अब देखिए 19 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करी गई थी। इन 19 सैटेलाइट में एक ब्राजील की सैटेलाइट थी, और इसके अलावा कुछ अमेरिका की थी और कुछ भारत की थी। इनको कहां से लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ओके। एंड इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, कतर की कैपिटल है दोहा, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जब कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा फेज स्टार्ट हुआ, तो इस फेज में पहले बेनिफिशियरी कौन थे? मतलब पहले, सबसे पहले किन्होंने वैक्सीन लगवाया? ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके द्वारा सबसे पहले खुद को वैक्सीनेट कराया गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वैक्सीन लगाया था? तो आपका आंसर क्या होगा? इन्होंने लगवाया था कोवैक्सीन। कौन सा? कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है। और इन्होंने कहां पर वैक्सीन लगाया? इन्होंने दिल्ली के एम्स में वैक्सीन लगाया था। और आप में से कौन बता सकता है, भारत सरकार के द्वारा सेकेंड वैक्सीनेशन ड्राइव से पहले अनाउंस किया गया था कि पूरे भारत में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविड वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं? कोई बता सकता है? अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना, पूरे भारत में 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि आज की डेट में कोविड वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा कैच द रेन नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया? यह है जल शक्ति मंत्रालय, जिसके द्वारा कैच द रेन नाम का कैंपेन लॉन्च किया गया। और यह मंत्रालय किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। क्या आप बता सकते हो भारत में हर घर जल मिशन जो है उसके लिए टारगेट ईयर कौन सा है? इसके लिए टारगेट ईयर है 2024। ठीक है, 2024 तक हर घर जल मिशन को पूरे भारत में अप्लाई करना है। और इसका मेन मोटो क्या होगा? इसका मेन मोटो होगा कि हर एक घर के अंदर टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोविड वैक्सीन की जो कॉस्ट है इसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना नियुक्त किया गया था? तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनिशियली इसकी कॉस्ट 250 रुपए रखी गई थी। ठीक है, लेकिन बाद में अभी वैक्सीन टू वैक्सीन वेरी कर रहा है, बाद में बढ़ गई है। बट हाँ, इनिशियली बात हुई थी 250 रुपए पर वैक्सीन की। अगला क्वेश्चन है, इस साल सीबीडीटी के चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सीबीडीटी जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके चेयरपर्सन एक बार फिर से प्रमोद चंद्र मोदी अपॉइंट किए गए हैं। पीसी मोदी पहले से भी थे, और एक बार फिर से इनको चेयरपर्सन अगले काल तक के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। एंड ये जो सीबीडीटी है
ये आपको पता है 1924 एक्ट के तहत सीबीडीटी की स्थापना हुई थी। एंड बाद में ये जो सीबीडीटी है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। वैसे जब ये शुरू में था तो शुरू में इसका नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जब 1926 में इसको बनाया गया था, 1924 में। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1961 1964 में इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहला हिस्सा इसका बना सीबीडीटी और दूसरा हिस्सा इसका बना है सीबीईसी। अब ये सीबीईसी क्या होता है? सीबीईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दोनों सीबीआर के अंडर में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस साल भारत सरकार के द्वारा डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन कौन से देश को गिफ्ट करी गई है? लीबिया, घाना, मेडागास्कर या फिर इटली? तो डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन इस साल भारत सरकार के द्वारा मेडागास्कर को दी गई है। किसको? मेडागास्कर। ये जो थेरेपी मशीन है ये किस काम में आती है? ये कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के काम में आती है। मेडागास्कर आपको पता है कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ये पड़ता है अफ्रीका में। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेडागास्कर? इसकी कैपिटल है एंतानोनेरिवो। क्या बोलते हैं? एंतानोनेरिवो। इटली की कैपिटल है रोम, घाना की कैपिटल है अक्र और लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। और ये जो थेरेपी मशीन है ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये बार्क के द्वारा बनाई गई है। बार्क का मतलब समझ रहे हो? बार्क का मतलब है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना करी गई थी 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसका कार्गो शिप जिसका नाम है एमवी हेलियोस रे, अभी कुछ टाइम पहले इसमें आग लग गई और ये गल्फ ऑफ ओमान में डूब गया। तो एमवी हेलियोस रे जो कि इस साल इजराइल का एक कार्गो शिप था, इसमें आग लग जाने की वजह से गल्फ ऑफ ओमान में ये डूब गया। और आपको पता है कुछ ऐसा हुआ था उस टाइम पे। बेसिकली दूसरा क्वेश्चन भी करंट अफेयर का ही है, समझिए। जब इसराइल का ये शिप डूबा था तो इसराइल ने ब्लेम किया था किसको? ईरान को। इसराइल ने कहा कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। और जब ऐसा होता है तो आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिए क्या होता है। इसराइल की जो एजेंसी है वो मोसाद है ना, आपको पता है ना। और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, एक्चुअली किसी को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट आप क्रोनोलॉजी समझिए। उसके अगले ही महीने ईरान का सबसे बड़ा नेवल शिप जो है जिसका नाम है आयरिस खर्ग, आयरिस खर्ग जो है ये भी डूब गया। इसमें एक्सप्लोजन हुआ और ये अचानक से डूब गया। ये कहाँ पर डूबा था? ये गल्फ ऑफ हरमोज में डूबा था। ओके, स्ट्रेट ऑफ हरमोज। और ईरान की कैपिटल है तेहरान, इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने इस साल यूक्रेनियन रेसलर एंड कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है भारत के लिए? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये हैं विनेश फोगाट, हरियाणा की खिलाड़ी हैं। और विनेश फोगाट ने इस बार गोल्ड जीता यूक्रेनियन रेसलर्स कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में। कितने केजी में इन्होंने गोल्ड जीता था? 53 केजी में गोल्ड जीता। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया वी कालाज निकोजी। किसको? वी कालाज निकोजी। ये कहाँ की हैं? ये बेलारूस की खिलाड़ी है। बेलारूस की कैपिटल क्या है? बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। क्या बोलते हैं? मिन्स्क। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा इस साल ये कौन सा देश है जिसको 33 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई जिसकी मदद से यह देश हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर की स्थापना करेगा? यह है नेपाल। नेपाल में साल 2015 में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसके बाद भारत सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम इनको मदद करेंगे। उसी के तहत 33 करोड़ की धनराशि अभी हाल ही में दी गई। इसकी मदद से रिसर्च सेंटर और जो हॉस्पिटल इनके डिस्ट्रॉय हो गए थे उनको ये रेनोवेट करेंगे फिर से। और नेपाल में इसी साल जून के महीने में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये हैं शेर बहादुर दोइबा। नाम ध्यान रखना सभी लोग जो गच्चा खा जाओ वहां पे। शेर बहादुर दोइबा इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। बांग्लादेश में किसकी सरकार है? शेख हसीना की सरकार है। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है और भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, भारत सरकार ने एक बार मदद नहीं करी है इस साल। इस साल दो बार हम नेपाल को पैसे दे चुके हैं। एक बार 33 करोड़ रुपए दे चुके हैं हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर बनवाने के लिए और दोबारा में 19 करोड़ रुपए दे चुके हैं। और ये 19 करोड़ क्यों दिए गए हैं? मंदिरों का निर्माण कराने के लिए और साथ में स्कूल्स का निर्माण कराने के लिए। तो एक बार 19 करोड़, एक बार 33 करोड़, दो बार दिया जा चुका है पैसा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस साल ये कौन सा बैंक है जिसको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का स्टेटस दिया गया है? तो ये है फिनो पेमेंट बैंक। अब पहले आप समझ लो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होता क्या है।
आरबीआई की गाइडलाइन के अंडर में चाहे शेड्यूल्ड बैंक हो चाहे अनशेड्यूल्ड बैंक हो, दोनों को ही काम करना पड़ता है। अल्टीमेटली आप भारत के अंदर कोई भी बैंकिंग सर्विस अगर दे रहे हो तो आपको आरबीआई की गाइडलाइन माननी ही पड़ेगी। अब शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं फिजिकली, जैसे कि एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सब क्या है? ये सब शेड्यूल्ड बैंक है। लेकिन अनशेड्यूल्ड बैंक की बात करें, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन अपनी सर्विस देते हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या है? ये सब है अनशेड्यूल्ड बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक उन्हीं में से एक था। अब फिनो पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दे दिया गया है। अब ये अपने आप को फिजिकली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी, 1934 एक्ट के तहत। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मतलब इसको नेशनलाइज कब किया गया था? इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इस साल आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इनका नाम कोई नहीं भूलेगा, ध्यान रखिएगा, टी रविशंकर। क्या नाम है? टी रविशंकर। ही हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने बीपी कानूनगो को सक्सीड किया। बीपी कानूनगो रिटायर हो गए और टी रविशंकर उनकी जगह पर आए हैं। अगला क्वेश्चन है, इस साल एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इसके ऑथर कौन है? तो ये किताब लिखी गई है आनंद दत्ता के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद दत्ता। ये किताब इन्होंने जो लिखी है, इसमें भारतीय टेनिस की पूरी जर्नी इन्होंने बताई हुई है कि किस तरीके से भारत में टेनिस स्टार्ट हुआ और उसके बाद वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स भारत से निकले हुए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बताइए ये कौन सा एयरपोर्ट है जो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया? तो इस साल उत्तर प्रदेश में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इससे पहले दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से हैं? एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित, जिसको बोलते हैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ठीक है, और दूसरा है वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये दो एयरपोर्ट के बाद तीसरा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। इसके अलावा और भी कई सारे एयरपोर्ट हैं लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। जैसे कि गाजियाबाद का हिंडन सिविल एयरबेस हो गया, और दूसरा आपका हो गया बरेली एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट, ये सब डोमेस्टिक है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया था फरवरी में? तो फरवरी के महीने में ये भारतीय खिलाड़ी रहे रविचंद्रन अश्विन। आर अश्विन को आईसीसी की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी डिक्लेयर किया गया था। और जनवरी के महीने में कौन थे? जनवरी के महीने में अगर पूछे तो आपका आंसर होगा ऋषभ पंत। ही वॉज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और आईसीसी के प्रेसिडेंट है ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। आपको पता है आईसीसी के द्वारा यह भी अनाउंस कर दिया गया है कि साल 2027 से क्रिकेट वर्ल्ड कप में टोटल 14 टीमें खेलेंगी। अभी कितनी खेलती हैं? 10 टीमें खेलती हैं। आने वाले टाइम में 14 टीमें खेलेंगी, 7-7 के 2 बैच बनेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी इसी महीने सितंबर के ही महीने में, करंट मंथ में, ये कौन से खिलाड़ी हैं जिनको अगले साल 2022 टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कोच डिक्लेयर किया गया है या मेंटोर डिक्लेयर किया गया है भारतीय टीम के लिए? ये हैं एम एस धोनी। एम एस धोनी को मेंटोर डिक्लेयर किया गया है भारतीय टीम के लिए। एम एस धोनी भारतीय टीम को कोच करेंगे अगले साल टी20 वर्ल्ड कप के लिए। अगला अगला क्वेश्चन है, जन औषधि सप्ताह हम लोगों ने इस साल कब से कब तक मनाया है? 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया गया और इसकी थीम थी सेवा भी रोजगार भी। आपको पता है जन औषधि सप्ताह हर साल क्यों मनाया जाता है? लोगों को बताने के लिए कि आयुर्वेदा में कितनी पावर है। हमें आयुर्वेदा की तरफ लगातार बढ़ते जाना है और एलोपैथी से थोड़ा सा दूर होते जाना है, क्योंकि एलोपैथी दवा के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। इंस्टेंट फायदा भले ही मिल जाए बट अल्टीमेटली अभी बीच में क्या हुआ था, एक सिनेरियो सा बन गया था कि पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदिक दवा को कोई नहीं पूछता था। लेकिन आज की डेट में आप देखो, दुनिया गोल है बोलते हैं ना, टाइम एक बार फिर से घूम के आया और लोग आयुर्वेदा की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टोल प्लाजा? इनमें से कौन से ये लीडर हैं जिनके द्वारा रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है टोल प्लाजा के लिए? ये है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो इनके द्वारा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया टोल प्लाजा के लिए। इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में आपको टोल प्लाजा पे अपनी गाड़ी रोकनी भी नहीं होगी। वो 200-300 मीटर पहले से ही आपकी गाड़ी का जो
फास्टैग उसको सेंस कर लेगा और सेंस करने के बाद अपने आप ही टोल खुल जाएगा और गाड़ी आपकी सीधे निकल जाएगी, मतलब गाड़ी रोकने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपके टाइम को बचाएगा। और हाँ, अगर गाड़ी में फास्टैग ना हो ना तो बिल्कुल भगाते मत चले जाना, नहीं तो जाके लड़ जाओगे वहीं पे टोल से, तड़ से। तो ये फास्टैग वालों के लिए है बेसिकली, ध्यान रखिएगा। एंड एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, इस साल पूरे भारत में फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया है, कौन सी डेट से? तो आपका आंसर होगा 15 फरवरी से पूरे भारत में फास्टैग मैंडेटरी कर दिया है। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा या फिर इवन रिचार्ज भी नहीं है तो आपको डबल देना पड़ेगा, मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपए का टोल है तो आपको दुगना देना पड़ेगा, 200 रुपए देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, अभी कुछ टाइम पहले बजट जब लॉन्च हुआ था तो इस साल बजट के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने बताया था कि डेली भारत के अंदर कितने किलोमीटर की रोड बन रही है। तो ध्यान रखिएगा, डेली भारत में 35 किलोमीटर रोड बनती है। कितनी? 35 किलोमीटर रोड। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बजट से आपको बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। और हाँ, जिन लोगों को बजट पढ़ना है, क्योंकि बजट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, बजट बाई वरुण अवस्थी, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था? तो भारत की तरफ से मनप्रीत वोहरा अपॉइंट किए गए हैं हाई कमिश्नर के रूप में ऑस्ट्रेलिया में। आईएफएस अधिकारी हैं मनप्रीत वोहरा। एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है इस टाइम पे? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनका नाम है निकोलस सार्कोजी? क्या नाम है इनका? निकोलस सार्कोजी। इनको करप्शन चार्जेस में गिल्टी पाया गया और 1 साल के लिए इनको जेल हो गई। तो निकोलस सार्कोजी फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं और 2014 में इनके ऊपर केस चल रहा था, तब से लेकर अभी तक 2020 में केस ओवर हुआ है और ये गिल्टी पाए गए, 1 साल के लिए इनको जेल हो गई है। ये कब से कब तक राष्ट्रपति रह चुके हैं फ्रांस के? 2007 से लेकर 12 तक, 5 साल का कार्यकाल इन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में सर्व किया है। और फ्रांस में इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वियतनाम की कैपिटल हनोई, ब्राजील की ब्राजीलिया और रशिया की कैपिटल मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? ये दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे क्यों मनाते हैं? इसके पीछे का बेसिकली मोटो है कि आप किसी से भी किसी भी तरीके का भेदभाव मत करिए, ना ही जाति के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही बर्थ प्लेस, ना ही रेस के आधार पर, ना ही जेंडर के आधार पर, किसी भी आधार पर नहीं। हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 15, जो कि हमें इसके बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 कौन से देश ने जीता है? तो प्राइड मूवमेंट फॉर इंडिया, इस बार भारत ने जीता युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। आपसे पूछ सकता है मेल कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी, तो ध्यान रखिएगा, मेल कैटेगरी में हमने जीता है और फीमेल कैटेगरी में भी हम लोगों ने जीता है। मेल कैटेगरी में जो खिलाड़ी जीतने वाले हैं इनका नाम है वरुण कपूर। एंड जो फीमेल कैटेगरी में जीतने वाली खिलाड़ी हैं इनका नाम है मालविका बंसूद। क्या नाम है? मालविका बंसूद। और युगांडा की कैपिटल क्या है? युगांडा की कैपिटल है कंपाला। क्या बोलते हैं इसको? कंपाला। आप में से कौन बताएगा युगांडा में कौन सी करेंसी चलती है? चलो जल्दी से बताओ, युगांडा में कौन सी करेंसी चलती है, जल्दी बताओ। युगांडा की कैपिटल कंपाला है, यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? देवांग, अमर्थ, मेघा, प्रांजल, लीजा, आंसर करिए। धीरज आंसर करिए। क्या बात है, धीरज को बोला और धीरज का ही आंसर सबसे पहले और सटीक। शीलिंग। शीलिंग। ठीक है, यहाँ क्या चलता है? यहाँ शीलिंग चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये कौन सी भारतीय इकोनॉमिस्ट है, मतलब अर्थशास्त्री हैं, जिनको असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के रूप में यूएनईपी में अपॉइंट किया गया इस साल? यूएनईपी जिसको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, तो इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट करी गई हैं, इनका नाम है लीगिया नरोना। क्या नाम है? लीगिया नरोना। एंड यूएनईपी की अगर बात करें, 1972 में स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कीनिया की कैपिटल नैरोबी। और इस टाइम पे इसके हेड कौन है? ये हैं इंगर एंडरसन। क्या नाम है? इंगर एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, इस बार जीएसटी कलेक्शन कितने परसेंट तक बढ़ गया? मतलब भारत सरकार टैक्स के रूप में जीएसटी लेती है ना, तो जीएसटी जो है इसका कलेक्शन कितने परसेंट तक बढ़ गया पहले से? तो इसके कलेक्शन में 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और इस बार फरवरी में जब बजट लॉन्च हुआ था तो कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ था? 1.13 लाख करोड़। कितना? 1.13 लाख करोड़।
जीएसटी को भारत में कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को। भारत में आए जीएसटी को करीब 4 साल हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, रितु रंजन का कहना है सर मुझे आपका पीडीएफ नहीं मिलता है, कुछ कीजिए। चलिए अच्छा ऐसे ही बता देता हूँ। एक चैनल खोलिएगा मेरा, वरुण अवस्थी करंट अफेयर, जो मेरा चैनल नंबर 2 है, वरुण अवस्थी करंट अफेयर, उसको खोलिए और वहाँ पे देखिए मैराथन पड़ी हुई है। अभी 12 दिन पहले, 10 दिन पहले करीब ली थी। तो उस मैराथन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर सीधा सीधा लिंक दिया हुआ है और उसमें 2021 के बेस्ट करंट अफेयर की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सभी लोग ध्यान रखिए, ठीक है? वरुण अवस्थी करंट अफेयर पे आप जाके पीडीएफ ले सकते हो। अगला क्वेश्चन ये है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक स्पेशल पुलिस फोर्स लॉन्च करी गई है जिसका नाम है बस्तर टाइगर? बस्तर टाइगर नाम की ये जो पुलिस फोर्स लॉन्च करी है, ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने लॉन्च करी है। कुछ लोग बोल रहे हैं झारखंड। अरे पगले हो एकदम। बस्तर, अगर आपको पता है बस्तर कहाँ पड़ता है तो भी आप सही आंसर बता दोगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर टाइगर पुलिस फोर्स क्यों लॉन्च करी है? ये एक स्पेशल फोर्स है जिसको जंगलों के लिए लॉन्च किया गया है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया जहां पर छत्तीसगढ़ में जनजातियां रहती हैं, उन जनजातियों को नक्सलियों से बचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो ये ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च करी गई है फोर्स। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल अपना बजट भी लॉन्च किया है। क्या आप बता सकते हो कितने हजार करोड़ का बजट लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने? कितने हजार करोड़ का बजट लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने? बताइए। नो आइडिया। चलिए अब ध्यान रखना, 97,106 करोड़ का बजट लॉन्च किया है। कितना? 97,106 करोड़ का बजट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा 75% आरक्षण दिया गया है सभी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में? तो ये है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार। इनके द्वारा हरियाणा के अंदर जितनी भी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं सब में 75% आरक्षण हरियाणवियों को दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी कंपनी अगर हरियाणा में है और उसमें 100 वैकेंसी निकलती है तो 75 वैकेंसीज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और आउटसाइडर नहीं कर सकते। 25 वैकेंसी ऐसी होंगी जो कि आउटसाइडर्स के लिए एप्लीकेबल होंगी सिर्फ, ठीक है? लेकिन इसमें एक कंडीशन है। ये कंडीशन ऐसी नौकरियों के लिए है जिसमें 50,000 से कम सैलरी है। अगर 50,000 सैलरी है किसी भी जॉब की या पोस्ट की किसी भी, तो उसमें ये चीज अप्लाई नहीं होगी। और हरियाणा में खट्टर सरकार है। उत्तराखंड में अभी नई सरकार आई है। उत्तराखंड के ध्यान रखिएगा, जुलाई में ही पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए नए गवर्नर भी बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नए गवर्नर हैं उत्तराखंड के। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इन्होंने इस बार इनके विधानसभा इलेक्शन एक बार फिर से जीत लिए हैं। तो इनकी पार्टी ने इलेक्शन जीतने के बाद ममता बनर्जी ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है लक्ष्मी भंडार स्कीम। क्या नाम है? लक्ष्मी भंडार स्कीम। इस स्कीम के तहत वेस्ट बंगाल के अंदर हर वो महिला जो कि गरीबी रेखा के नीचे और अपना घर चलाती है, उस महिला को 500 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी हर महीने। और अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इस साल भारत सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में किस देश के साथ पैक्ट साइन किया है? भारत सरकार ने यह पैक्ट साइन किया है किसके साथ? फिजी के साथ। ध्यान रखना एग्रीकल्चर सेक्टर में दो देशों के साथ हमने पैक्ट साइन किया है। ये दो देश कौन से हैं? एक तो फिजी और दूसरा इजराइल। दोनों के साथ पैक्ट साइन किया है। फिजी की कैपिटल क्या है? फिजी की कैपिटल है सुवा। क्या बोलते हैं? सुवा। जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी। यूक्रेन की कैपिटल कीव। और यूएई की कैपिटल अबू धाबी। अच्छा, यूएई से एक और क्वेश्चन ध्यान आया। अगर आपसे पूछता है पूरी दुनिया में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी किसने लॉन्च करी है, तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात है जिसने सबसे पहली एआई यूनिवर्सिटी लॉन्च करी है। अच्छा अभी कुछ टाइम पहले एलॉन मस्क ने जो टेस्ला है, टेस्ला की सब्सिडरी भारत में कहां पर खोली है? बताइए। एलॉन मस्क ने टेस्ला की सब्सिडरी भारत में कहां पर खोली है? बताइए। कौन से शहर में टेस्ला की सब्सिडरी खोली गई है एलॉन मस्क के द्वारा? एनी आइडिया? राज हसन आंसर करिए। अभी तक आंसर मुझे नहीं मिला है। एलॉन मस्क ने सब्सिडरी
कहाँ लॉन्च करी है भारत में? राज हसन आंसर बिल्कुल सही है। निकेश आंसर सही है। निक्श इनका नाम है, ओके। बैंगलोर में लॉन्च करी गई है, सभी लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था? तो एआईबीए के इस साल चेयरपर्सन बनाए गए हैं, ये कौन है बता सकते हैं? एमसी मैरी कॉम। वैसे आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये एआईबीए की चेयरपर्सन नहीं बनाई गई है, ये एआईबीए की सिलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन बनाई गई है, ठीक है। और एआईबीए की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लाउसेन। और एआईबीए के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? इनका नाम है ओमार क्रिमलेव। क्या नाम है? ओमार क्रिमलेव। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 को टॉप किया है किसने? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलॉन मस्क। इन्होंने टॉप किया इसको। नंबर 1 पे रहे एलॉन मस्क, और नंबर 2 पे इस लिस्ट के हिसाब से जेफ बेजोस रहे, और नंबर 3 पर रहे बेर्नॉल्ड एर्नॉल्ट। ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के बिजनेस पर्सन है। और अगर आपसे पूछता है इस बार ब्लूमबर्ग को टॉप किसने किया है, तो ध्यान रखना ब्लूमबर्ग में जेफ बेजोस ने टॉप किया है। तो दोनों अलग अलग हैं। अगर ब्लूमबर्ग पूछे तो जेफ बेजोस ध्यान रखना, अगर हुरून पूछे तो ध्यान रखना एलोन मस्क। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, ब्लूमबर्ग में बी आ रहा है और जेफ बेजोस में भी बी आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बी टू बी आप मिला देना, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो अगर भूल रहे हो तो। इस साल सुगम में भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो इस एप्लीकेशन को थावरचंद गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया। सुगम में भारत एप्लीकेशन बेसिकली हैंडीकैप्ड्स के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए लॉन्च किया गया है। और जो डिसेबल्ड हैं वो भारत सरकार की सभी स्कीमों का फायदा लेने के लिए सुगम में भारत एप्लीकेशन में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ईस्टर्न स्टेट हैज लॉन्च्ड फर्स्ट एयर कार्गो सर्विस? आपसे कह रहा है, क्या बोल रहे हैं, ये कैसी कैलकुलेशन की है? अच्छा ये वाली बोल रहे हो, ये वाली कैलकुलेशन बोल रहे थे कैसे करी है कि ब्लूमबर्ग का बी और जेफ बेजोस का बी। अरे कैलकुलेशन नहीं होती है, ये याद रखने की ट्रिक्स होती हैं, है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपका सम्मन स्पेशल 100 लोगों के बीच में टहल रहा हो मॉल में, आप अपने ही वाले सम्मन स्पेशल को क्यों पहचान लेते हो? कोई तो आइडेंटिटी होती ना, उसके बाल ऐसे हैं और वो दिखते ऐसे हैं, है ना। हाँ बस वैसे ही कनेक्ट करके देखो, सब कुछ है। तो ये कौन सा ईस्टर्न स्टेट है जिसके द्वारा पहली बार एयर कार्गो सर्विस स्टार्ट करी गई? ये है नागालैंड। नागालैंड के द्वारा लॉन्च करी गई। अब ये एयर कार्गो सर्विस है क्या? देखिए भारत सरकार बोलती है कि अगर आप पूर्वी राज्यों के किसानों से ट्रेडिंग करते हो, मतलब बिजनेस करते हो, उस केस में सरकार की तरफ से आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप नागालैंड के किसी किसान से व्यापार करते हो, आप यहाँ पर मान लीजिए एप्पल का व्यापार करते हो, सेब का। आप नागालैंड के किसी भी किसान से एप्पल के लिए डील करते हो कि मुझे हर महीने इतने टन एप्पल चाहिए होंगे, तो आप वो अपना एयर कार्गो सर्विस के थ्रू मंगा सकते हो पूरा सामान। और इसमें जितना भी पैसा लगेगा उसके 50% ही आपको देना होगा, 50% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य या फिर यूटी है जिसने इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 में टॉप किया है? इस बार जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। सबसे ज्यादा मेडल जम्मू कश्मीर के द्वारा जीते गए थे। अब देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स से आपसे कई क्वेश्चन और पूछ सकता है, जैसे कि अच्छा इस बार सीजीएल में देखा ना, ये क्वेश्चन रखा हुआ था कि इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुए थे, तो ध्यान रखना ये हुए थे गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछे कौन सा एडिशन हुआ, तो इस बार दूसरा एडिशन हुआ था। और जम्मू कश्मीर की जो टीम है, इन्होंने 11 गोल्ड जीते, 18 सिल्वर जीते और 5 ब्रोंज जीते। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा एक नई पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट करी गई कौन सी देश के लिए? तो ये लॉन्च करी गई बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश और भारत के बीच में ये न्यू पैसेंजर ट्रेन चलेगी। इसका नाम क्या रखा गया? बंधन एक्सप्रेस। क्या रखा गया? बंधन एक्सप्रेस। इससे पहले भी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलती है जिसको मैत्री एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना, बांग्लादेश का स्थापना दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है हर साल। 26 मार्च 1971 में इस देश की स्थापना हुई थी। तो इस बार इसका 50वां स्थापना दिवस था। गोल्डन जुबली बांग्लादेश मना रहा है अपने स्थापना दिवस की। 1971 में बना और 2021 चल रहा है ना, पूरे 50 साल हो गए।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार 2035 तक दुनिया भर के पोर्ट्स में कितना इन्वेस्ट कर रही है? तो भारत सरकार दुनिया भर के पोर्ट में 82 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी। कितना? 82 बिलियन डॉलर का। 82 बिलियन डॉलर को अगर हम रुपए में बात करें तो ये करीब करीब होता है 6 लाख करोड़। कितना? 6 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर के पहले ऐसे क्रिकेटर अभी हाल ही में कौन बने जिनके इंस्टाग्राम में 100 मिलियन फॉलोवर हो गए? तो ध्यान रखिएगा, ये है विराट कोहली। विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम में हो गए। अगर आपसे पूछे दुनिया भर के पहले एथलीट कौन है जिनके 100 मिलियन फॉलोवर हुए हैं, सॉरी, या फिर जिनके सबसे ज्यादा फॉलोवर है, तो आपका आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फेसबुक में भी सबसे ज्यादा फॉलोवर है और इंस्टाग्राम में भी सबसे ज्यादा फॉलोवर है पूरी दुनिया में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। कब? 3 मार्च। और इस बार 2021 की थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। और वाइल्ड लाइफ डे आपको पता है ना क्यों मनाया जाता है? हमारे वनों को संरक्षित करने के लिए। और वन से याद आया, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है एक क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर का ही है। अभी पिछले ही महीने सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया। ठीक है, ये कौन से मूवमेंट के लिए जाने जाते थे? इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। कौन सा? चिपको मूवमेंट चलाया था। कब? 1973 में, उत्तराखंड में चलाया था। इनका देहांत हो गया इस साल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसके द्वारा इस साल व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस के साथ पैक्ट साइन किया गया? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस लॉन्च करी है? तो ये है बैंक एक्सिस। एक्सिस बैंक ने इस साल लॉन्च करी है। क्या एक्सिस बैंक भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग दी है? आंसर है नो। पहला बैंक है एचडीएफसी बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है बता सकते हो? अमिताभ चौधरी। ठीक है। यस बैंक साल 2004, एचडीएफसी बैंक 1994 और आईसीआईसीआई बैंक 1994। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एससी एसटी स्कॉलरशिप के लिए सेपरेट फंड लॉन्च किया गया? ये है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। इन्होंने इस साल 101 करोड़ रुपए लॉन्च किए हैं फंड स्वरूप। किसके लिए? एससी एसटी स्कॉलरशिप के लिए। मतलब इस पैसे से जो एससी एसटी स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। कर्नाटक में इस टाइम पे बिसावराज बोमई की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है, माफी चाहता हूं, वेरी मोस्ट मैंने बोल दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी मोस्ट तो कुछ होता ही नहीं है। सीआरपीएफ जो है इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? ये अपॉइंट किए गए हैं सीनियर आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह बने हैं नए डीजी ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आपको पता है सीआरपीएफ की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी, हिंदी में बोलते हैं सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है? तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है फिलीपींस। फिलीपींस डील कर रहा है भारत से और हम इनको देंगे ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल की खास बात आपको बता देता हूं क्या है। इसकी स्पीड ये है 4300 किलोमीटर पर आवर, 4300 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ठीक है। और दूसरी चीज, इसको एयर से भी ट्रिगर किया जा सकता है और लैंड से भी ट्रिगर किया जा सकता है। मतलब आप इसे जमीन से हवा में भी मार सकते हो और हवा से हवा में भी मार सकते हो। ये इसकी खास बात है। इसकी पर यूनिट फिलीपींस को हम दे रहे हैं 2.75 मिलियन डॉलर में। मतलब आप बोल सकते हो $2.25 मिलियन की एक यूनिट हम फिलीपींस को बेचेंगे। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। इराक की कैपिटल बगदाद। मालदीव्स की कैपिटल माले। और लीबिया की कैपिटल त्रिपोली। और फिलीपींस में कौन सी करेंसी चलती है? यहाँ पर पीसो चलता है। क्या चलता है? पीसो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी, ये एक संस्कृत स्कॉलर हैं, इनका नाम है मारिया। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है मारिया। और मारिया को इस साल सम्मानित किया गया है गोल्ड मेडल से और साथ में आचार्य की डिग्री से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हैं। ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? मारिया स्पेन से बिलोंग करती हैं।
अब देखिए मारिया भारत आई और इन्हें संस्कृत सीखनी थी, संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, तो इन्होंने वाराणसी की संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और वहाँ पे टॉप किया। इतना ही नहीं, अपने बैच में टॉप किया है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इनके द्वारा इनको गोल्ड मेडल और आचार्य की डिग्री दी गई। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा 140 मिलियन साल पुराने डायनासोर के अवशेष अभी डिस्कवर किए गए? तो डायनासोर के करीब 140 मिलियन साल पुराने अवशेष पाए गए इस बार अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स। आपको पता है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम है एल्बर्टो फर्नांडिस। क्या नाम है? एल्बर्टो फर्नांडिस। एंड डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा डीबीटी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया स्टूडेंट्स के लिए, और इस पैसे की मदद से स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म और साइकिल अपने लिए खरीद सकेंगे। देखो डीबीटी क्या होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब यह है कि सीधे इन बच्चों के अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये सरकार है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार की सरकार हर वो स्टूडेंट जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उनके अकाउंट में पैसा देंगे जिसकी मदद से वो बच्चे अपनी यूनिफॉर्म और साइकिल खरीद सकेंगे। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है यहाँ पर, दो बेसिकली कंडीशन है, उन्हीं को ये पैसा मिलेगा। पहली कंडीशन ये कि उस बच्चे की 75% से ज्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिशियरी होना चाहिए, मतलब सरकार की तरफ से पहले से भी उसको अगर सुविधा मिल रही होंगी तो ही ऐसा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में बिगेस्ट बजट लॉन्च किया गया है सभी स्टेट्स कैटेगरी में? तो बिगेस्ट बजट आज तक का लॉन्च किया गया गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार ने इस साल कितने का बजट लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया है 2,27,029 करोड़ का बजट। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है बजट लेआउट किसका सबसे बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश होगा नंबर 1 पे, बजट लेआउट सबसे बड़ा है। ये कौन है भाई? केशव महाजन को हंसी आ रही है कि 75% अटेंडेंस कैसे होगी। अरे मुझे याद आ गया, एक बार पता है क्या हुआ, जब मैं हाई स्कूल में था, तो अब ये हुआ कि आप लोगों को पता ही होगा, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं ना, तो हाई स्कूल में तो बोर्ड के एग्जाम होते हैं। बोर्ड से पहले जनवरी के महीने में प्री बोर्ड हुआ करते थे, कई स्कूलों में होते थे, कई स्कूलों में नहीं होते थे। तो मेरे स्कूल में प्री बोर्ड हुआ करते थे। प्री बोर्ड का कोई बोर्ड से लेना देना नहीं होता था, स्कूल लेवल पर ये कराए जाते थे, और इसमें अगर मार्क्स आते थे, ठीक है ना, तो हमें पता लग जाता था, मतलब घर में अभिभावकों को पता लग जाता था कि हाँ बच्चे की कंडीशन कैसी है, तैयार है कि नहीं है। अगर नहीं तैयार है तो फिर कुटाई करके तैयार करना है। तो ये अच्छी चीज होती थी, एक तरीके का असेसमेंट होता था कि पता लग जाता था कंडीशन क्या है। अब लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ कि बोर्ड एग्जाम जब हुए तो उसमें क्या हुआ कि एडमिट कार्ड मिलना था। अब ये हुआ कि एडमिट कार्ड उन्हीं को मिलेगा जिनकी 75% अटेंडेंस होगी। अब मेरी पता है कितनी थी? मेरी थी 62%, काफ़ी नीचे थी। मैं स्कूल स्कूल नहीं जा रहा था उस टाइम पे, हाँ मस्ती चढ़ी थी। तो अब भैया मेरा मिला नहीं एडमिट कार्ड, और जब मिला नहीं पेपर स्टार्ट हो गया। अब मैंने डर के हमारे घर पे बताया ही नहीं। ठीक है, अब पता है स्कूल में हवा ये उड़ी हुई थी कि अगर जिसको प्री बोर्ड देने को नहीं मिल रहा है उसको बोर्ड का भी एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। अब ये हो गया सीन। अब मैं जनवरी से लेकर घर पे तो बताया ही नहीं, और उसके बाद क्या हुआ, जब मार्च में पेपर थे बोर्ड के, तो उससे पहले ये हुआ कि एडमिट कार्ड तभी देंगे जब पापा मम्मी को बुला के लाओगे। अब भाई साहब काटो तो खून नहीं, पापा मम्मी को लेके जाना ही था, फंस गए बुरा। तो मम्मी को मनाया कैसे भी करके, लेकिन क्या हुआ ना कि मम्मी गई और लेके आई सारा कुछ, एडमिट कार्ड वगैरह दिला के लाई। लेकिन मम्मी ने आके बाद में पापा को बता दिया, तो बाद में उसका फल मुझे मिल ही गया। मतलब ना चाहते हुए भी कुटाई हो ही गई। मतलब आप में से तो कई सारे लोग ऐसे होंगे कि हाई स्कूल में तो कहीं पिटाई ही नहीं हुई होगी, मतलब कभी कभार पिटे होंगे। हम लोग तो इतना पिटते थे क्या कहने। और आज लगता है कि अगर इतना पीटे गए ना होते ना तो शायद कुछ होते भी ना, बन भी ना पाते। खैर, इंडिया हैज गिवन हाउ मैनी कोविड वैक्सीन डोजेस टू यूके? इस साल भारत सरकार के द्वारा ब्रिटेन को कितनी कोविड वैक्सीन डोज दी गई? तो इस बार ब्रिटेन को हमने टोटल
10 मिलियन कोविड वैक्सीन दी है। कितनी? 10 मिलियन डोज दी है। और ये कौन सी वैक्सीन दी है? एस्ट्राजेनेका, आपके सामने लिखी हुई है एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका भारत में किसने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई हुई है। ये कंपनी अडार पूनावाला की है। हाँ, आखिरकार बता ही दिया पापा को। ये देखिए आप में से कितने सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं 100% अटेंडेंस था। अरे क्या बात है। ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिसके द्वारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कला कुंज की स्थापना करी गई है? तो ये है दिल्ली, लद्दाख, गोवा या झारखंड। दिल्ली सरकार, ठीक है। अब ये जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर बनाया गया है, इसका उद्घाटन वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया है। और ये केवल फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है दिल्ली के, ये एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। एक चीज़ और, इस साल दिल्ली सरकार का कौन सा एक्ट अमेंड किया गया है? तो इस साल दिल्ली सरकार का दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट 1991 अमेंड किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सभी लोग। 1991 एक्ट अमेंड किया गया है। और लद्दाख में सरकार किसकी चल रही है? राधा कृष्ण माथुर की। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसके द्वारा प्लेटिपस सेंचुरी बनाई गई है? देखो प्लेटिपस होता क्या है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक प्यारा सा एनिमल, ये है प्लेटिपस। इसको प्लेटिपस बोलते हैं। इसकी खास बात यह है कि एक मैमल है। मैमल का मतलब समझते हो? मैमल का मतलब, मैमल वो होते हैं जो कि डेवलप्ड बेबी देते हैं। कैसे डेवलप्ड बेबी? तो ये पक्षी नहीं है प्योरली, ये मैमल है, ये डेवलप्ड बेबी देता है। लेकिन कुछ मैमल ऐसे होते हैं जो कि डेवलप्ड बेबी नहीं, अंडे देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मैमल है जो कि अपवाद है और ये अंडे देता है। तो पूरी दुनिया में प्लेटिपस लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 65 प्लेटिपस बचे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने प्लेटिपस के ऊपर ध्यान दिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, कीनिया की कैपिटल नैरोबी और बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। अगला क्वेश्चन है, आर्सेलर मित्तल जो कंपनी है, ये कंपनी किसकी है? ये लक्ष्मी मित्तल की कंपनी है। आर्सेलर मित्तल भारत में कौन से राज्य के अंदर 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और इस पैसे की मदद से ये स्टील प्लांट की स्थापना करेंगे? आर्सेलर मित्तल ने फैसला लिया है कि उड़ीसा के अंदर 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और नया स्टील प्लांट लगाएंगे। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। आर्सेलर मित्तल के बारे में अगर बात करें, इस कंपनी की स्थापना 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग। एक चीज और, उड़ीसा के अंदर कहां पर यह प्लांट बनाया जाएगा? एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का जिसको बोलते हैं केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट। वहां पर इसको बनाया जाएगा। और इसके सीईओ कौन है? ये है लक्ष्मी मित्तल। और एक चीज और ध्यान रखना, तमिलनाडु में अभी कुछ टाइम पहले नई सरकार आ गई है। किसकी सरकार आई है तमिलनाडु में? एम के स्टालिन की सरकार आई है। एम के स्टालिन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जिसने 2020 के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को टॉप किया है? इस इंडेक्स को हमारे मंत्रालय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस बार बेंगलुरु ने इसको टॉप किया है। और अगर हिली एरिया में बात करें तो शिमला ने टॉप किया है। नंबर 1 पे बेंगलोर, फिर पुणे, फिर अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब यह है जहां पर लाइफ सबसे बेहतर है, तो बेंगलुरु रहा नंबर 1 पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक फेयर 2021 कौन से शहर में आयोजित किया गया? वैसे ये जो विश्व पुस्तक मेला लगाया जाता है ना हर साल, ये नई दिल्ली में ही लगाया जाता है। और नई दिल्ली में एक जगह है जिसको बोलते हैं प्रगति मैदान, वहां पर यह लगता है। इस बार की थीम थी 2021 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इस टाइम पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सभी लोग ध्यान रखना, नया कैबिनेट। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा इनका खुद का एक नेशनल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है bdapps.com। तो bdapps.com को लॉन्च किया है बांग्लादेश सरकार ने, ठीक है। और bdapps.com एक ऐसा पोर्टल है, पूरी दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा एप्लीकेशन डाउनलोडिंग पोर्टल ये बन चुका है। इसमें 23,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन है। मतलब आप समझ रहे हो, 23,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो सीधे सीधे। और इसको बनाने में 12,000 से ज़्यादा डेवलपर लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और, भारत की कैपिटल नई दिल्ली, बरमूडा की कैपिटल क्या आप बता सकते हो? वेटिकन सिटी की तो कैपिटल वेटिकन ही है। बरमूडा की कैपिटल है
हैमिल्टन, क्या बोलते हैं इसको? हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को टॉप किया है? तो इसको टॉप करने वाला इंस्टीट्यूट है आपका एमआईटी। एमआईटी ने टॉप किया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को। नंबर 2 पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है और नंबर 3 पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रही है। तो जैसा लिखा हुआ है एज इट इज है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे रहा, तो भारत में आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे रहा। तो भूलोगे तो नहीं, दुनिया में एमआईटी रहा नंबर 1 पे, भारत में आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे रहा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जिसने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 को टॉप किया है? इसको भी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब यह है कि कौन से शहर का जो नगर निगम है वो सबसे बेहतर कार्य कर रहा है। तो इसमें रहा इंदौर नंबर 1 पे, फर्स्ट पे, और सेकंड नंबर पे रहा सूरत, और थर्ड नंबर पे रहा भोपाल, और चौथे नंबर पे कौन सा रहा बता सकते हो? छिंदवाड़ डिस्ट्रिक्ट, छिंदवाड़, और पांचवें नंबर पे पुणे रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने सफलतापूर्वक स्टारशिप SN10 के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है? ये एक रॉकेट का प्रोटोटाइप था, इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। आपको पता है ये जो स्टारशिप रॉकेट है इसकी खास बात क्या है? ये जिस एल्टीट्यूड से उड़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, उसी एल्टीट्यूड पे यू टर्न लेके सीधे मारक क्षमता है इसकी है। मतलब सीधे आप सेम एल्टीट्यूड पर भी इसको मार सकते हो उड़ा के। स्पेस एक्स काफी पहले से इसको टेस्ट कर रहा था। 4 बार स्पेस एक्स इसके लिए फेल हुआ और 5वीं बार फाइनली इन्होंने पास कर लिया इसको। स्पेस एक्स की स्थापना करी गई थी साल 2002 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसके सीईओ कौन है? एलोन मस्क। अगला क्वेश्चन है, इस बार ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स। क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स। आपको पता है ग्लोबल बायो इंडिया समिट क्यों आयोजित किया गया था? इसका मेन मोटो है बायो साइंस बायो इकोनॉमी दोनों को बढ़ावा देना। मतलब कहने का जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा भारत में बनाना है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। देखो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना मेडिकल इक्विपमेंट, तो अमेरिका से लेते हैं। अब आप समझिए वो इक्विपमेंट्स अगर हम खुद अपने देश में बनाने लगे तो हमारा पैसा बचेगा ना। और इवन इतना ही नहीं, हम खुद भी उसके ट्रेडिंग में आ सकते हैं, हम दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो भारत बहुत तेजी से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आगे आ रहा है। केवल मेडिकल इक्विपमेंट्स ही नहीं, और भी हर ट्रेड में कई सारी चीजें हम लोग खुद बना रहे हैं और उसे बेच रहे हैं। क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी से डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आना है तो हमें मेक इन इंडिया पर ध्यान देना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इस साल ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमिक्स डायरेक्टर की स्थापना कौन से शहर में करी गई है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी स्थापना इस साल करी गई जबलपुर में। कहां पर? जबलपुर में। और ये जो स्थापना करी गई थी मार्च के महीने में करी गई थी। और ये क्यों बनाया गया है जुडिशियल एकेडमिक्स? यहाँ पर पूरे भारत भर के जो जजेस हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस साल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उद्घाटन कौन से आईआईटी कैंपस के अंदर किया गया? तो आईआईटी खड़गपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और इस बार आईआईटी खड़गपुर में 66वां कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए सीनियर आईएएस अधिकारी तरुण बजाज। और तरुण बजाज ने यहाँ पर सक्सीड किया किसको? इन्होंने एबी पांडे को सक्सीड किया। अजय भूषण पांडे इससे पहले हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, ये इस बार 28 फरवरी को रिटायर हो गए और इनकी जगह पर तरुण बजाज आ गए नए रेवेन्यू सेक्रेटरी। अगला क्वेश्चन है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो सीबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हाल ही में बनाए गए थे कौन? जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है मातम वेंकट राव। क्या नाम है? मातम वेंकट राव। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। इंटरनेशनल विमेंस डे कौन से दिन मनाया जाता है? ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग बता ही सकते हो। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं बताइए? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, चलिए मैं ही बता देता हूं।
ये दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस बार की थीम ध्यान रखिए, विमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। इसमें भारत ने हिस्सा लिया। ये किस तरीके की एक्सरसाइज थी? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड? ये एयर एक्सरसाइज थी, ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया। अब देखिए, डेजर्ट फ्लैग जो एक्सरसाइज है, इसमें कई सारे देशों ने हिस्सा लिया। 15 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें इंडिया, फ्रांस, अमेरिका और यूएई हो गया, कुवैत, इजिप्ट, ग्रीस और जॉर्डन, ये सब कंट्रीज थे। अगर आपसे पूछता है इसका वेन्यू क्या था, तो इस बार इसको होस्ट किया है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से समझो, डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो है, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि यूएई के द्वारा होस्ट करी गई और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भारत के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ एक रेजोल्यूशन डे अप्रूव कर दिया गया है, किस चीज को लेकर? तो ये मिलेट को लेकर डे अप्रूव कर दिया गया है। इसका हिंदी में आपको मतलब समझा दूं सीधा सीधा क्या है। भारत सरकार पहले से यूनाइटेड नेशंस को बोल चुकी है। पहली बार 2019 में यूएन के सामने इंडिया ने प्रपोजल डाला था कि क्यों ना हम लोग मिलेट डे भी मनाया करें। मिलेट डे मतलब बाजरा दिवस भी मनाया करें। मिलेट का मतलब बाजरा होता है ना, बाजरे की रोटी खाई है कभी? नहीं खाई है, एक बार खा के देखिएगा, काफी पौष्टिक होती है। तो जो बाजरा दिवस है, ये हम लोग हर साल मनाएं। तो यूनाइटेड नेशंस 2 साल से इसके ऊपर विचार विमर्श कर रहा था और फाइनली अप्रूवल दे दिया है कि 2023 से बाजरा दिवस भी साल में एक बार मनाया जाएगा। ठीक है। अब देखो, भारत बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, मिलेट का सबसे ज्यादा उत्पादन हम ही करते हैं। अब सोचो कि अगर ये दिवस मनाया जाने लगा तो पूरी दुनिया में लोग इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे और हमारा ही बिजनेस बढ़ेगा। हम पूरे वर्ल्ड में मिलेट को क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी फिल्म है जिसने इस बार बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट मोशन पिक्चर इस बार रही नोमैडलैंड। कौन सी? नोमैडलैंड। और ये जो मूवी है नोमैडलैंड, इसके डायरेक्टर पता है कौन है? इनका नाम है श्लो जाओ। क्या नाम है? श्लो जाओ। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट टेलीविजन सीरीज अवार्ड किसको दिया गया? तो बेस्ट टेलीविजन सीरीज अवार्ड दिया गया, ये है आपकी द क्राउन। ठीक है। चलिए ये बताइए, अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में वनडे इंटरनेशनल और T20 कैप्टन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो साउथ अफ्रीका के वनडे इंटरनेशनल और T20 कैप्टन बनाए गए हैं टेम्बा बबूमा। क्या नाम है? टेम्बा बबूमा। और अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के टेस्ट टीम कैप्टन भी बनाए गए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है डीन एल्गर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा एस्ट्राजेनेका का जो शिपमेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया को देने से मना कर दिया गया? तो ये देश है इटली। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को कोविड वैक्सीन जो है ये देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इटली में केसेस बढ़ते जा रहे थे, इटली को अपने लिए वैक्सीन की ज्यादा जरूरत थी। हालांकि इन्होंने प्रॉमिस किया था ऑस्ट्रेलिया को, बट यूएन में केस भी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने यूएन में केस कर दिया है इटली के खिलाफ कि इन्होंने हमें कोविड वैक्सीन नहीं दिया एज पर प्रॉमिस। और इटली में इस टाइम पे सरकार किसकी है? इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रिगी। क्या नाम है? मारियो ड्रिगी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री को ये बोला था कि जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, इससे किसकी पिक्चर रिमूव की जानी चाहिए? तो एक्चुअली ये इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोला था इलेक्शन कमीशन ने। उस टाइम पर आपको याद होगा कई सारे राज्यों और यूटीज में, 5 राज्यों और यूटीज में इलेक्शन होने वाले थे। अभी कहाँ कहाँ पर इलेक्शन हुए हैं? एक तो केरल में हुए हैं इलेक्शन, तमिलनाडु में इलेक्शन हुए हैं, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए हैं, आसाम में इलेक्शन हुए थे। ठीक है। और इसके अलावा पौंडीचेरी में इलेक्शन हुए, तो टोटल 5 हो गए ना। यहाँ पर इस साल विधानसभा के इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये एक तरीके से एडवर्टीजमेंट को दिखा रहा है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, जिस वजह से पिक हटाई जाए। अगला क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के द्वारा 13 गांवों को रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो इसके द्वारा ये जो रोड बनाई जा रही है, ये उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है? तो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? चमोली के नाम से। चमोली के अंदर 13 गांव को कनेक्ट करने के लिए बीआरओ एक रोड बना रही है।
और बीआरओ का मतलब आप समझते हो ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफेंस की वो संस्था है जो कि पूरे भारत की सीमा रेखाओं पर रोड बनाने का काम करते हैं, जिससे आर्मी कनेक्टिविटी मिले और लोगों को संसाधन मिले। बीआरओ की स्थापना 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। आपको पता है ना, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तराखंड के अंदर इस साल एक ग्लेशियर बस्ट हुआ था, मतलब जो ग्लेशियर फटा था, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में फटा था? तो आपका आंसर होगा चमोली। चमोली में ही ग्लेशियर फटा था। और अगर आपसे पूछता है कौन से पावर प्रोजेक्ट के ऊपर फटा था, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है ऋषि गंगा। क्या नाम है? ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर ये बस्ट हुआ था। और ये ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चमोली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज टोटल सप्लाई अंडर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, ये कितने रुपए तक पहुंच गई? मतलब कहने का, भारत सरकार जो दुनिया भर में करीब 50 देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रही है, तो इसको इसकी जो सप्लाई है ये कितने तक बढ़ गई? मतलब कहने का, कितनी डोज तक इसकी सप्लाई बढ़ गई थी? 461.66 लाख डोज तक इसकी सप्लाई बढ़ गई थी। ठीक है। हाँ। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है मैत्री इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन है, इस साल एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया को एड्रेस किया गया किसके द्वारा? तो इस बार फिजिशियंस ऑफ इंडिया की एनुअल कॉन्फ्रेंस को लीड किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और 2021 की इसकी थीम रही एंगेजिंग माइंड्स एम्पावरिंग मेडिसिन। आज की बात यहीं तक रखते हैं और कल सेम टाइम पे मिलेंगे। और पक्का मिल रहे हैं, क्योंकि कल आप देख लो सेम टाइम पे 8 बजे सेशन शेड्यूल्ड है। तो कल मिलना मत भूलिएगा। कल भी एमटीएस के लिए ही आगे के करंट अफेयर करेंगे। कल मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ अप्रैल और मई के करंट अफेयर। और कल कुछ नए करंट अफेयर भी होंगे, पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है? इसलिए क्लास मिस मत करना 8 बजे। और जो यस फाउंडेशन बैच के लिए आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हो वरुण 777 कोड के साथ। 10% का डिस्काउंट और जो बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं वो सारे आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पर हिस्ट्री खत्म हो रही है, पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। और इस बार का जो प्रोजेक्ट जो हमारा कोर्स है, उसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पहले कभी नहीं हुए हैं। तो आप इसका फायदा लेना मत भूलिए आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।